दर्शकों नमस्कार। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज हम कारगिल विजय दिवस पर चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सब जानते हैं कि आज 21 बरस होने को आ रहे हैं जब हम कारगिल पर विजय प्राप्त किए थे। कारगिल का वह युद्ध जहाँ हमारे भारत के रणबांकुरे पूरे साहस और वीरता के साथ, पराक्रम के साथ उन्होंने दुश्मनों का सामना किया। न केवल सामना किया बल्कि दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए विजय पर्व मनाया। और आज जब सारा देश, पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में है, कोरोना संकट में पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में भारत जैसा देश जिसके पास अकूत संसाधन नहीं है, तमाम संभावनाएं नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे रणबांकुरों ने जिस तरीके से कारगिल पर विजय प्राप्त किया, उस पर पूरा देश विजयोल्लास में डूबा हुआ है। और डूबे भी क्यों ना, जब हमारे पास ऐसे ऐसे कर्नल हों, ऐसे ऐसे ब्रिगेडियर हों, ऐसे ऐसे सिपाही हों, ऐसे ऐसे अफसरान हों जिन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग करके भारत माता की जय के साथ भारतवर्ष को आगे रखा, तो हमारा भी सीना फक्र के साथ चौड़ा हो जाता है। आज हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस पर और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उस पर बात करने के लिए भारतीय सेना के अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल जंग शमशेर सिंह कक्कड़ जी। हम आपका इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। कक्कड़ साहब, आप उन रणबांकुरों में हैं जिन्होंने सन 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान के भाग लिया और उसके साथ ही साथ आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप कारगिल के युद्ध में भी शरीक हुए। न केवल शरीक हुए कक्कड़ साहब, हमने जब आपका अभी बैठे बैठे जब आपका हम जीवनी पढ़ रहे थे तो आपकी 3-3 पीढ़ियां सेना को समर्पित हो गई। आपके परिवार ने 47 का युद्ध लड़ा, आपके परिवार ने 65 का युद्ध लड़ा, आपने 71 का युद्ध लड़ा और फिर आप सन 1999 के कारगिल विजय के तो स्वयं साक्षी हैं कक्कड़ साहब। तो आप जैसे वीर पुरुष, आप जैसे वीर योद्धा हमारे बीच मौजूद हैं तो हम भी गौरवान्वित होते हैं। हम दर्शकों आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे कारगिल विजय दिवस पर। आपने देखा कक्कड़ साहब की जो 3-3 पीढ़ियां हैं वो किस तरीके से सेना के लिए अफगानिस्तान के युद्ध में भी, चाइना के युद्ध में भी, पाकिस्तान के युद्ध में भी, बांग्लादेश के मुक्त संघर्ष में भी आपने शरीक हुए और इससे हमारी जो नौजवान आने वाली पीढ़ी है वह भी सेना की ओर उन्मुख होती है। कक्कड़ साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज 21 बरस बीत गए, 21 बरस एक पीढ़ी निकल जाती है, किस रूप में आप देखते हैं आज कारगिल विजय दिवस को? कारगिल दिवस वॉर एक माइलस्टोन था जी। एक हमारे मिलिट्री हिस्ट्री में या भारतीय हिस्ट्री में ये माइलस्टोन था, क्योंकि एक ऐसा युद्ध था जहाँ हमारे दुश्मन ने बहुत गंदे किस्म से धोखाबाजी की है। अच्छा। क्या होता है, ये हाई एल्टीट्यूड में बर्फ बहुत गिरती है, 9000 फीट के ऊपर से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। तो हमने पाकिस्तान दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि 14000 फीट से ऊपर जितने भी पोस्ट हैं वहाँ पर मतलब वहाँ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, फुटों में बर्फ गिरती है वहाँ पे कि दोनों अपने अपने वापस चले जाएंगे और जब बर्फ खत्म होगी तो वापस आ जाएंगे। अच्छा। और ये बात 10 साल से 11 साल चल रही थी। तो हमें शक करने की कोई हमारे पास नहीं, वो भी नहीं, रीजन भी नहीं था कि शक करें। वो अचानक 1999 में उन्हें बड़े मास स्केल में अंदर घुस गए। अच्छा। बड़े प्लान वे पे, बहुत ही प्लान वे पे, मतलब धोखा दे करके? धोखा मतलब हमको पता नहीं चला क्योंकि पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि अब भाई बर्फ गिरना शुरू होगी, आप लोग नीचे चले जाएंगे। और ये उसने ये पहली बार हुआ 12 साल के बाद में कि एक दुश्मन अचानक ही अंदर घुस जाए और हमें पता ही नहीं चल रहा। ये हमारी थोड़ी सी कमजोरी जरूर है, पर इतने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जब 10 साल से नहीं हुआ, 11 साल से नहीं हुआ, तो अभी भी नहीं होगा ऐसा सोचे। वो हमने थोड़ा लेट हुए। फिर जब हमको मालूम पड़ा तो हमको ये नहीं मालूम पड़ा कि कितने आए हैं, क्या ये सिर्फ मुजाहिदे हैं, क्या ये सिर्फ वो हैं आतंकवादी किस्म के लोग हैं कि ये पक्की आर्मी है। आर्मी तो क्या क्या लेके आए हैं। जब व्हाट हैपेंस कि लद्दाख से लेह तक 300 किलोमीटर है और एक ब्रिगेड है, मतलब एक बटालियन को 100 किलोमीटर को देखना है। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन की सेना और भी कम थी आगे से। तो हमने कहा कि एक जगह थी पिलपिन जंग वहाँ पे, वो जहाँ पाकिस्तानी घुस गए थे, तो वहाँ पे जाकर अटैक करेंगे। और उनको क्योंकि वो बिल्कुल हाईवे से लगी हुई थी, वो पाकिस्तानी वहाँ से पे बैठ के हाईवे में कोई भी गाड़ियाँ जा रही हैं उस पर फायर कर सकते थे।
तो जब हम गए तो वी थॉट कि घुसे हैं, छोटे मोटे हैं होंगे, हमें नहीं पता कि वो मशीन गन और ये सब कुछ लेके आए हैं। तो वहाँ हमारा लॉस हुआ डेफिनेटली। हमने एक हेलीकॉप्टर भेजा, उसको भी गिरा दिया गया, शुरू की बात है ये। और पर हमने हार नहीं मानी, हम लड़ते रहे 15-20 दिन तक। वो उसने पिकेट ले ली। जब पिकेट ली तब रियलाइज किए कि कितना बड़ा लेवल पे इसने किया है। नाउ वी गॉट प्रिपेयर्ड। सॉरी, प्रॉब्लम अब क्या थी कि पहाड़ों में जो हाइट में बैठा उसके एडवांटेज मिलती है, वो आराम से चुन के गोली मार सकता है। और वो सिर्फ वो 14,000 के ऊपर वाले में पिकेट में बैठे थे और हम नीचे से। जब को मालूम पड़ गया, हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ऊपर बैठे हो, हम ऊपर ही तुमको रगड़ेंगे सारे। फिर उसके बाद से हमने एक्सरसाइज शुरू किए कि बिल्कुल कहीं नहीं रुके, और आखिर में टाइगर हिल लेके उनको बताया कि तुम साले ऊपर बैठे हो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमको थोड़ा सा अवेयरनेस कम हो गई थी, तो थोड़ा इनिशियल एडवांस में थोड़ा वो मतलब हमारी कैजुअलिटी हुई। उसका में कोई ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। टाइगर हिल में हार्डली नहीं, कैजुअलिटी बहुत कम हुई है, एक आध वो की हुई है, वो कैप्चर कर लिया उसको। सो इंडियन आर्मी का ये जज्बा था कि नीचे पहाड़ों में नीचे होने के बावजूद भी आप दुश्मन से अच्छी तरह लड़े हैं, और लड़े ही नहीं, उनको लात मार के अपनी दिखर से बाहर निकाला है आपने। नहीं, जैसा आप बताए कि पाकिस्तान ने धोखेबाजी की, आप लोगों को कुछ बताया नहीं, युद्ध नीति का उल्लंघन किया और उसने अचानक हमला किया और आप नीचे थे। लेकिन हम जब देखते हैं द्रास सेक्टर में, उड़ी सेक्टर में, कारगिल सेक्टर में, ये सब बहुत ही दुर्गम इलाके हैं। यहाँ पर युद्ध लड़ना अगर है तो, क्योंकि पहाड़ों में आप गोलियां कैसे चलाएंगे, कहाँ किसको मारेंगे। तो इन परिस्थितियों में आप नीचे थे, वो ऊपर में कब्जा कर लिए थे। तो आपकी युद्ध नीति क्या थी? माने भारतीय सेना ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई? क्योंकि हमारी स्थिति तो वहाँ पर बहुत सारा जमावड़ा था नहीं, उन्होंने योजना बनाकर अपना जमावड़ा बनाया। तो ऐसी कौन सी निर्णायक क्षण आया कि आप लोगों ने युद्ध जीत लिया और यह हम आज विजय मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि हम आज विजय दिवस मना रहे हैं? सी हमने 3 तरफ से लड़ाई की। अच्छा, एक तो हमने अपनी जो नैनी बॉफर्स गनाई थी, जब हम अटैक के लिए जाते थे तो उन पर इतना ज़्यादा बम गिराए कि वो नीचे बैठने, बंकर में बैठने के लिए फोर्स हो जाते थे। उनको लगता है सिर उठाएंगे तो लग जाएगा, और हम अटैक करके उनको जीत जाते थे। एक तो ये था। दूसरा, हम अपनी एयरफोर्स को अपने इलाके में यूज़ करने लगे। नहीं, लेकिन ये याद रखिए कक्कड़ साहब की वहाँ पर -32.7 माइनस में इतनी ठंड है, इसमें युद्ध करना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। जैसे लड़ना है उसका टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बीकानेर में 54 और 55, 56 जो भी हो जाता है, वहाँ भी आप लड़ते हैं, हम लोग लड़े हैं, यहाँ भी लड़े हैं। सैचन में तो -32, 35 है, वहाँ भी हम करीब आज 10 साल से बैठे हुए हैं, पूरा ब्रिगेड बैठा हुआ है। तो ये वेदर का कोई ऐसा नहीं पड़ता फर्क, ये आप में जुनून कितना है, आप में हिम्मत कितनी है। और हमने वो ऊपर भी थे, हमने उनके सिर को नीचे दबाया आर्टिलरी से, एयरफोर्स से किया, और उनको कैप्चर करते गए एंड विद इन स्पैन ऑफ 1.5 महीने जो पहले जो लेट हो गया, क्योंकि हमारी अवेयरनेस थोड़ी कम भी है, जो पहले लेट हो गया उसके बाद में हम नहीं रुके, और उनको टाइगर हिल से दांत मार के निकालने के बाद में पूरा इलाका अपना वापस ले लिया। तो दर्शकों देखिए, कक्कड़ साहब ने जिस वीरता की बात कही, इन्होंने कहा कि हम हथियारों से नहीं, जज्बे से लड़ते हैं। मुझे आज याद आ रही हैं अग्निवेश शुक्ल जी की वो पंक्तियाँ कि सरहद पर हथियार नहीं, सरहद पर हथियार नहीं, जाबाज सिपाही लड़ते हैं। कक्कड़ साहब ने आज उसे प्रासंगिक कर दिया हमारे बीच में। तो हमने देखा कि हमारे पास हथियार भी नहीं थे, हमारे पास सैनिकों का जमावड़ा भी नहीं था, बहुत सारा हमारे पास वहाँ पर संसाधन भी नहीं था, धोखे से हमला हुआ था। और हमने उसके बावजूद जो हमारे बीच हौसला था, जो हमारे भीतर भारतवर्ष की जो तासीर थी, हम ऋषि और मुनियों के, महर्षियों के देश के जो लोग थे, हमारे भीतर एक जज्बा था, और उस युद्ध कला से, उस युद्ध अपने कौशल से उस रण को हमने जीता। लेकिन दर्शकों, हमारा हृदय बार बार भर आता है, हमारी आंखों से अश्रुपात होने लगता है जब हम याद करते हैं हमारे वीरों ने जो शहादत दिया था। हम जिस छत्तीसगढ़ के लोग हैं कक्कड़ साहब, इस छत्तीसगढ़ से, इस राजधानी रायपुर के लोगों ने, भिलाई के लोगों ने, बिलासपुर के लोगों ने शहादत दिया। आज 25
जुलाई है और 25 जुलाई के दिन जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें भर भर आती हैं उस लांस नायक शहीद कौशल यादव जिन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग आज ही के दिन किया था। और उन्होंने, आप तो कक्कड़ साहब उसके साक्षी रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि वह आज जो भिलाई के हुडको सेक्टर में उनका जो परिवार किस तरीके से रह रहा है, सरकार ने उनकी मदद की, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन वह जो शहीद कौशल यादव की जो शहादत थी उसे हम कैसे भूल सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के अनेक नौजवानों ने जो शहादत दी उसे हम कैसे भूल सकते हैं। कक्कड़ साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच ये वीरता, हमारे सैनिकों में शहादत का जो जज्बा है वो आता कहाँ से है? मैं 71 में कॉलेज से छोड़ के सीधा चला गया था एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। अच्छा। मतलब ट्रेनिंग लिया और वहाँ चला गया। तो उसके मेरा एक्सपीरियंस मेरा कॉलेज लाइफ था और कुछ नहीं था। वहाँ मेरे को वर्दी मिली, तारा मिला और बॉर्डर में पोस्टिंग हुई। देन आप रियलाइज करते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है। फिर याद आता है कि हमने छोटे होते थे तो पढ़ते थे कि भारतीय सेना ने डट के लिया। देन आपको जज्बा बढ़ते जाता है। एंड मैंने ख्याल से मैंने नहीं देखा, मैंने पूरा आई थिंक 20 डेज का ऑपरेशन हुआ था 71 का। अच्छा अच्छा। मैंने नहीं देखा कोई सिपाही भागने की कोशिश। क्या बात है, बहुत सुंदर। एंड आप आगे बढ़ते हैं और शेर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हो कि पूरा देश मेरे को देख रहा है। आप ये सोचते हो कि मैं किस तरह से इसको बिट्रे। कक्कड़ साहब, आप उनका उदाहरण दे रहे हैं। आपके नाम पर तो वो कक्कड़ चौकी बन गई बताते हैं कश्मीर में। हाँ। आप तो वो युद्ध लड़े कि उसका दृष्टांत जरा बताएं जब आपका पैर डैमेज हो गया था। पाकिस्तान ने जैसे हुआ कि रात को अचानक चौकी थी, हमारे 8-9 जवान थे, वो कब्जे कर लिए। तो मैं कमांडर प्लाटून कमांडर था। मेरे को टास्क मिला कि आप इसको रिकैप्चर करिए। अब वो उस पोस्ट जाने के लिए ऐसे एक तो स्लोप था 2 जगह से, मतलब 3 जगह थोड़ा गहरा स्लोप था। दुश्मन को मालूम है अगर दुश्मन आएगा तो इस स्लोप से ही आएगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने वो तीनों जगह पे अपनी मशीन गन वगैरह तैयार कर दी और हम वेट करने लगा कि कब आएगा दुश्मन। तो पीछे एक नाला था, नाला 85 ऐसा वो था, 85 डिग्री का, 80 to 85। और नाले में पूरे झाड़ लगे थे। तो हम वो झाड़ के रूट्स को, वो पहाड़ों में जो झाड़ होते हैं रूट बाहर आ जाते हैं। अच्छा। तो रूट्स को पकड़ के हम चढ़े। वाह। एंड वहाँ पहुंचे तो उन लोग बिल्कुल चाय बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। खैर हमने फिर उसको जो हुआ तो हुआ, उसमें यह है कि हमने 20 मिनट में उसको वापस ले लिया। इट वॉज एक अच्छा स्टेप हमने लिया था कि अगर हम वहाँ से जाते ऊपर स्लोप से चढ़ते हम कभी नहीं जी सकते थे। थोड़ी मेहनत लगी हमारी, 1-2 घंटा हमको। एक तो होता चढ़ने में तकलीफ हो रही थी और एक कमांड एंड कंट्रोल में कि सारे जवान इकट्ठे चढ़ रहे हैं, कोई पीछे ना हो जाए, कोई गिर ना जाए, एक तो वो तकलीफ हो रही थी। दोनों को हमने मतलब ओवरकम कर लिया। आपने जो बताया, देखिए हम देखे कि अनेक जो अभी आप बात बता रहे थे, हमने मुक्ति संघर्ष भी देखा बांग्लादेश का, जब आपने अनेक जवानों को गिरफ्तार करने के बाद भी छोड़ दिया विरोधियों के, उनको आपने दे दिया। तो दिनकर ने लिखा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आपने क्षमा भी किया कई लोगों को। लेकिन यही बात है कि हमारे जो नौजवानों का जज्बा है वो सेना की ओर आता है। आज ही की खबर है कि भिलाई का एक लड़का एनडीए में सेलेक्ट हुआ है, आज की खबर है, हिमांशु वर्मा। और उसके अलावा भिलाई का ही एक लड़का रोहन पिल्ले, वो भी एनडीए में ही अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवा भी सेना की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। हम जानना चाह रहे थे कि जो नौजवान साथी हमारे हैं, जिनके भीतर देश के प्रति कुछ करने का जज्बा है, लेकिन उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो उन्हें आखिर हम कैसे लाएं सामने? क्योंकि आप मेले लगा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे वो युवा वर्ग इस ओर आकर्षित हो? एक जैसे रायपुर में को याद होगा कि एक एग्जीबिशन की थी, सारा वेपन जितने भी हथियार होते हैं उसका एग्जीबिशन किए थे अवेयरनेस के लिए। अब हम कुछ इंस्टीट्यूट्स में हमारे कुछ स्पीकर जाएंगे। अच्छा। हम उनको बताएंगे कि आर्मी का कैरियर कितना अच्छा है। आज से 15-20 साल के पहले तक कोई अच्छा घर का पढ़ा लिखा फौज की नहीं सोचता था। वो कहता था या डॉक्टर बनूंगा या एमबीए कर लूंगा और मेरे को 8 लाख 5 लाख की पैकेज मिल जाएगी, बहुत है, मैं क्यों जाऊं।
पर अब हमारे पास में 21% ऑफिसर्स की शॉर्टेज थी, अब वो बहुत कम हो गई है। क्या बात है, बहुत अच्छा। एंड अब लोगों को मालूम पड़ा है कि आर्मी में, अब देखिए इजराइल में प्राइम मिनिस्टर का लड़का आर्मी में है। अच्छा, उसकी अच्छा। फोटो आई, छुट्टी में आया अपने फादर के पास मिलने के लिए, कैप्टन है वो। तो वहां पे हर एक आदमी को कहाँ के प्राइम मिनिस्टर? इजराइल के। वहां पर हर एक आदमी को मैट्रिक पास करने के बाद 2 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, कंपल्सरी। आपके बाप प्रधानमंत्री है, आपका बाप राष्ट्रपति है, कुछ भी तो है। हमारे यहाँ भी तो एनसीसी है ना छात्रों। एनसीसी में इससे जस्ट एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक बेसिक ट्रेनिंग मिलती है आर्मी की। अच्छा। बेसिक चीजें, डिसिप्लिन का, मार्च पास करना, ये करना थोड़ा। बट मतलब जो आर्मी के जो है ना जाना, नौकरी करना, वो एक भारतीय सेना ने तो महिलाओं को भी अवसर, हाँ, देखिए कल का कितना ये बहुत बड़ी बात है। हुआ भी, अभी भी हुई है, हफ्ते पहले हुआ कि परमानेंट कमीशन हमने कुछ ब्रांचेस ईयर मार्क कर ली हैं, लाइक एएससी, एओसी, मिलिट्री पुलिस, आपका सिग्नल, ईएमई, जहाँ पे कॉम्बैट में नहीं जाते, लड़ाई में नहीं जाते, पीछे रहते हैं, वहाँ हमने सब लेडीज को परमानेंट कमीशन दिया। बहुत बड़ी बात है ये। भारत की इच्छा शक्ति। कक्कड़ साहब, देखिए कि आप लोगों ने जब कारगिल का युद्ध लड़ा सन 1999 में, तब उस वक्त दोनों देश, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो, परमाणु संपन्न देश थे, लेकिन आप लोगों ने युद्ध पारंपरिक तरीके से लड़ा। आपने हथियारों का कम उपयोग किया, इच्छा शक्ति का ज़्यादा उपयोग किया। तो हम ये देखते हैं कि भारत की जो सेना है वो न केवल युद्ध काल में बल्कि शांति काल में भी अपनी पताका फहराई। दुनिया के अनेक देशों में, यूनाइटेड नेशंस के साथ, संयुक्त राष्ट्र के साथ आप लोगों ने मिलकर शांति भी स्थापित किया। हमने ये, भारतीय सेना ने बताया कि हम भगवान श्री राम के देश के हैं, तो हम गौतम और महावीर गांधी के भी देश के हैं। हमने शांति का भी बिगुल बजाया। तो उस पर कुछ ऐसे अनुभव हैं आपके पास? हाँ जी। उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। आपने कारगिल के बारे की, युद्ध शुरू करना एक अलग चीज है, उसको मेंटेन करना और खत्म करना अलग चीज है। पाकिस्तान ने शुरू तो कर दिया, बाद में उनका ये हुआ कि उनका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पहले चीन गया, हाथ जोड़ा कि लड़ाई बंद कराइए, ये इंडिया हमको पूरा पीओके खा जाएगा हमारा। उसने बोला मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। वहां पर जॉर्ज बुश के पास अमेरिका गया, एंड इतना ह्यूमिलेशन हुआ, उसको 15 मिनट तक बाहर खड़े रहा, वेट किया, जाकर उसे लिटरली हाथ जोड़े। फिर जॉर्ज बुश ने अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनको फोन किया कि अगर आप रोक दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बाबा बोल रहा मैं परमाणु को शुरू कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पागल बना है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसको समथिंग, आई डोंट नो क्या हुआ, पर उसके बाद में हम हुआ। बट मतलब इतना ज्यादा उसको टेंशन हुआ कि आप जीतते जा रहे हैं और कहाँ तक पहुंचेंगे, मतलब हमें ही थॉट कि अब तो शायद कश्मीर ले ले मेरे से पूरा, इससे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे भागा चाइना, वाशिंगटन, तो दैट शोज कि कितना भारतीय सेना ने कितना अच्छा लड़ा। नंबर एक। आज भी कक्कड़ साहब देखें आप, मैं चर्चा कर रहा था आपसे जब अभी, तो वो कश्मीर से लेकर के जो सियाचिन से लद्दाख होते हुए जो ये चैन बना हुआ है, उस पर दुश्मन की नज़र है। आप लोगों ने, मतलब भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर कब्जा किया, जो हमारा था, कब्जा नहीं कहेंगे इसको, हमारा था, हमने उसे लिया, जैसे कारगिल को आपने वापस लिया। तो जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं जिनकी नज़र हमारे भूभाग पर है, उनसे निपटने के लिए हमें तब अच्छा लगता है। देखिए पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री आगे बढ़कर उन क्षेत्रों का दौरा किए, लेकिन उसके बाद भी दुश्मन के मंसूबे बार बार आगे बढ़ते हैं। तो इसको लेकर के आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या बनती होगी वहां बैठकर कैंपों में, जब आप लोग बैठते हैं कि अरे दुश्मन आगे आ रहा है, हमारे 500 किलोमीटर को और कब्जा कर लिया, अब हमें 21 से लेना है। तो ये कैसे आप लोग बैठकर तैयारी करते होंगे? चाइना इसके पहले एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन माना जाता था। उसने मंगोलिया का आधे वाला 1/4 पोर्शन मिला लिया, तजिकिस्तान का मिला लिया, मतलब बहुत से कंट्री के हमारे पूरे जो टिब्बत था उसको खा गया। लेकिन आपको नहीं मिला पाया। नहीं, वो आज भी आपने उसको, वही मैं कह रहा था, पीछे आपने ढकेला। अभी अमेरिका भी एक बार बात करने में डरता है उसे। और ये पूरे यूरोप की मीडिया अगर आप देखें तो सब एक ही बात कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई ताकत है जो आंख से आंख मिला के चीन को इस तरह से बात कर सकता है और उंगली करके बात करता है, उसे मोदी जी और इंडिया है। मतलब आज हमारी औकात, अभी तक हमारे थोड़ा वीक थे, हम लोग ने उतना जोर नहीं दिया था। एयरफोर्स के भी 2004 में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको चाहिए प्लेन, चाहिए प्लेन। 2014 तक कोई प्लेन नहीं दिया गया उनको।
वो टूटे फूटे पुराने जहाजों से चल नहीं, रहे। अभी तो कितनी बड़ी बात है कर्नल साहब, आपने PI-8 वहां तैनात कर दिया लद्दाख में। PI-8 हो गया है, अभी ये राफेल भी आ जाएंगे वहां पे, 29 को आ रहे हैं। एंड मिग 29 का पूरी फ्लीट वहां पे है। सुखोई 30 रोज पेट्रोलिंग कर रहे हैं और बहुत से ड्रोन हमने लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ एक एक मिनट की उसने एक जगह ना भूल रहा हूँ मैं, एक जगह अपने एयरफोर्स के लिए बेस बनाया। अच्छा। 300 मील पीछे। जब वो खुदाई कर रहा था हमको मालूम पड़ गया कि बेस बना रहा है। वाह। हमारे जो ड्रोन है वो 10 मील 12 मील के ऊपर से पूरा क्लियर फोटो ले रहे हैं। तो अब हमारे मारने में हमें रिकॉनेंसिस में, ताकत में, नेवी में, एयरफोर्स में, फायर पावर में, सब में हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्षम हैं। हम दुश्मन के वो अपने बॉर्डर पर रोकेंगे नहीं, उसे घर में घुस के मारेंगे। दर्शकों देखिए कितनी बड़ी बात कक्कड़ साहब ने कहा, हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, हमें चिंता करने की बात नहीं। जब तक भारतीय सेना आगे बढ़कर सीमा पर प्रहरी का काम कर रही है, हमारी सरहदों पर किसी प्रकार का, हाँ लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम नौजवानों से, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उससे यह जरूर चाहेंगे कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना के उत्साहवर्धन के लिए स्वयं सेना में सम्मिलित हो, न केवल सम्मिलित हो बल्कि जो रणबांकुरे हैं, रणभेरी बजा रहे हैं, जो युद्ध का बिगुल बजा रहे हैं, शांति के साथ काम कर रहे हैं, वो उन दुश्मनों को ये भी बताएं कि भारतवर्ष गौतम का देश है, महावीर स्वामी का देश है, महात्मा गांधी का देश है, लेकिन वक्त पड़ने पर युद्ध कला भी जानता है। कक्कड़ जैसे लोग भी यहाँ हैं, शहीद कौशल जैसे लोग भी जो जा करके उन्होंने सरहद पर अपना आत्मोत्सर्ग किया, वैसे लोग भी हमारे बीच हैं। कक्कड़ साहब, आप मुक्त संग्राम में भी हिस्सा लिए। बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था उस तत्कालीन समय में, अब तो आप लोगों ने उसे बांग्लादेश बना दिया। उस युद्ध के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि विजयोल्लास में उसका संदर्भ न आए तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये कितना बड़ा मुल्क को 14 साल में, 14 दिन में पूरा अटैक करना और कैप्चर कर लेना। 14 दिन में? हाँ, 14 दिन में। मतलब आप अगर आज स्कूटर में निकलेंगे तो 14 दिन लग जाएंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतना काफी बड़ा एरिया है। अच्छा। और 14 दिन में आपने एक एक कदम पे लड़ाई हो रही है, उनको मार के बढ़ना, बढ़ते 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 आपने पूरा देश फतेह कर लिया। उनके 93,000 सिपाहियों को कैद कर लिया। और बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान जी जो उनके बंगालियों के लीडर थे, उनको हैंडओवर कर दिया। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस देश को रखने का। हमने कहा ये आप अपना देश संभालिए। सबको दे दिया आपने? जी हाँ सर। उन्हीं के लिए लड़ रहे थे और बिल्कुल क्लियर थे कि हम लड़ाई के बाद में इनको हैंड ओवर कर देंगे। यही वजह देखिए, पिछले बार जब म्यांमार में कुछ उग्रवादी आए थे और आप लोगों ने उन्हें धकेल कर पीछे किया, तो म्यांमार ने भारतीय सेना का बढ़कर स्वागत किया। न केवल म्यांमार, क्यों हम कहते हैं श्रीलंका को देख लीजिए। अभी जो नेपाल की वर्तमान स्थिति, लिपुलेख और काला पानी की जो स्थिति आई थी, नेपाल को पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि वहाँ जो यांकी थी चाइना की जो राजदूत, वहां पर उनने जो जाल बिछाया था उसको भारतीय सेना समझ गई। और जिस तरीके से आप लोग वहां पर उनके जाल को, लिपुलेख और काला पानी को लेकर के विरोधियों ने जो साम्राज्यवादी ताकतें थी भारत पर, किस तरीके से उनकी कुदृष्टि थी, लेकिन वहां पर राजनीतिक अस्थिरता आ गई। तो भारतीय सेना दुनिया के आज बड़े अगर सेनाओं में शुमार है, तो वहां पर वीरों की कोई कमी नहीं है। हमें जानना चाहते हैं कक्कड़ साहब कि बांग्लादेश और माने पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में जब 65 का वार हुआ, चाइना से भी आप लोगों ने युद्ध लड़ा, उन सब से हम सीखे क्या? शिक्षा हमें आज अगर हम देखते हैं, सारे युद्धों को मिलाएं, तो आज हम क्या सीखते हैं? क्या हमें सीख मिली है आज के परिप्रेक्ष्य में? हमको सीख एक ही मिली है कि आप में दम होगा तो आप से लोग बात करेंगे, नहीं होगा आपको थप्पड़ मार के आपके घुसते रहेंगे धीरे धीरे। इसके लिए आपके पास दम होना चाहिए और वो दम हमने अब एक्वायर कर लिया है, अब सडनली आया है। चाइना जैसा कंट्री, आप अगर उनकी स्टेटमेंट पढ़िए ग्लोबल टाइम्स की और उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के, कि दोनों हम बड़े देश हैं, दोनों को उससे रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, व्यापार बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, इस लैंग्वेज में आ गया है। जो कि पहले बोलता था PLA को आपको पता नहीं वो खा जाएगी, देवन को बोलता था, आज इस लेवल में आ गया। और ये मतलब आप यकीन करिए पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि अगर चाइना को कोई आंख दिखा सकता है तो उससे भारत दिखा सकता है, और कोई नहीं। तो दर्शकों देखा आपने कि चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी साम्राज्यवादी देश हो, भारत से आंख नहीं मिला सकता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जितने भी हमारे अफगानिस्तान हो, जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, वो भारतीय सेना से
आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। और लेकिन हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति इतनी सशक्त है कि हमारे संबंध भी उनसे मधुरतम बने हुए हैं। देखिए चाइना जो गलवान घाटी में जो भी उसने किया, उसके बाद उसे अपने पैर पीछे खींचने पड़े। यूनाइटेड नेशंस में उसे मानना पड़ा कि नहीं, हम भारत के साथ तादाद में बिठाएंगे। दर्शकों, आज बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई। हमारे बीच कक्कड़ साहब मौजूद हुए, जंग शमशेर सिंह कक्कड़ जी, जिन्होंने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया, भारतीय सेना के हिस्सा रहे। हम आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां न केवल भारतीय सेना को लेकर बल्कि सियासत को लेकर के, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर आपने उसके साझेदारी की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कक्कड़ साहब का। थैंक यू।